साथियों, आज हम स्विट्ज़रलैंड और अमेरिकी संघ का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। संघात्मक व्यवस्था राजनीतिक विचार और व्यवहार में अमेरिका की देन है। इस कारण विश्व के जिन देशों द्वारा संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, उनकी तुलना अमेरिकी संघ से करना अनुचित नहीं होगा। सबसे पहले हम स्विट्ज़रलैंड और अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था की समानताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोनों की संघ की तुलना में समानताओं में पहली समानता ये है कि स्विस और अमेरिकी दोनों ही संघों का निर्माण सुरक्षा की भावना के आधार पर हुआ है। स्विस कैंटनों को यूरोप के पड़ोसी राज्यों से भय था और उनसे अपनी रक्षा हेतु उनके द्वारा संघ का निर्माण किया गया। इसी प्रकार अमेरिकी उपनिवेशों को ब्रिटिश तथा स्पेनिश साम्राज्यवाद से भय था और उनसे अपनी सुरक्षा हेतु उनके द्वारा संघ का निर्माण किया गया। दूसरी, अमेरिकी और स्विस दोनों संघ राज्यों का निर्माण एक ही प्रक्रिया और प्रवृत्ति के आधार पर हुआ है। संघ के निर्माण की दो प्रक्रियाएं होती हैं। प्रथम, केंद्रोन्मुखी प्रवृत्ति या सम्मिलन की प्रक्रिया द्वारा, और द्वितीय, केंद्रविमुखी प्रवृत्ति या पृथक्करण की प्रक्रिया द्वारा। अमेरिकी और स्विस दोनों ही संघों की इकाइयां संघ के निर्माण के पूर्व स्वतंत्र राज्य थी और संबंधित राज्यों द्वारा दोनों ही संघों का निर्माण केंद्रोन्मुखी प्रवृत्ति या सम्मिलन की प्रक्रिया के आधार पर हुआ। इसके विपरीत भारतीय संघ या पूर्व सोवियत संघ का निर्माण केंद्रोन्मुखी प्रवृत्ति या पृथक्करण की प्रक्रिया के आधार पर हुआ। तीसरा, स्विस और अमेरिकी दोनों संघ राज्यों में शक्ति विभाजन के लिए एक ही पद्धति को अपनाया गया है और वह पद्धति है गणना तथा अवशेष की पद्धति। दोनों ही संघ राज्यों के संविधान में केंद्रीय सरकार की शक्तियां निश्चित कर दी गई हैं और सभी अवशिष्ट शक्तियां इकाइयों को प्रदान की गई हैं। स्विस संविधान की धारा 3 और अमेरिकी संविधान के 10वें संशोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो अधिकार संघ को नहीं दिए गए हैं वे सभी संघ की इकाइयों को प्राप्त होंगे। चौथा, दोनों संघ राज्यों में संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में छोटी बड़ी सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। अमेरिकी संघ में प्रत्येक इकाई के द्वारा सीनेट में अपने 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं और स्विस संघ में प्रत्येक इकाई संघीय संसद के द्वितीय सदन सीनेट में अपने 2 प्रतिनिधि भेजती है। स्विस संघ के अंतर्गत इस संबंध में केवल पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन में अंतर किया गया है। पांचवा, अमेरिकी और स्विस संघ दोनों ही संघ राज्यों के अंतर्गत इकाइयों के अपने पृथक संविधान हैं और दोनों संघ राज्यों में यह शर्त है कि इकाइयों के संविधान संघीय संविधान के अनुरूप ही होने चाहिए और उनके द्वारा अनिवार्य रूप से प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाया जाना चाहिए। छठा, अमेरिकी और स्विस दोनों संघ राज्यों के अंतर्गत इकाइयों को संघ से संबंध विच्छेद करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। सातवां, अमेरिकी और स्विस इन दोनों संघों के निर्माण के समय स्थानीयता की प्रवृत्ति प्रबल थी और इन दोनों इकाइयां ही संघ के आधार हैं। लेकिन इन दोनों संघ राज्यों के विकास में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखी गई है। दोनों संघ राज्यों के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की शक्तियों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। रेपार्ड के कथनानुसार अमेरिका की भांति स्विट्जरलैंड में ऐतिहासिक विकास
राष्ट्र के राजनीतिक जीवन के आकर्षण केंद्रों को खंडों से हटाकर अधिकाधिक संपूर्ण की ओर ले जा रहा है। अब हम दोनों संघों में पाई जाने वाली असमानताओं का वर्णन करेंगे। ये इस प्रकार हैं। पहला, अमेरिकी संविधान द्वारा किए गए शक्ति विभाजन में समवर्ती अधिकार क्षेत्र की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन स्विस संविधान में समवर्ती अधिकार क्षेत्र की व्यवस्था की गई है और भारत के ही समान समवर्ती अधिकार क्षेत्र के संबंध में अंतिम शक्ति केंद्र को प्रदान की गई है। दूसरा, यद्यपि दोनों संघों की इकाइयों की पृथक पृथक संविधान हैं, परंतु जहां अमेरिका में राज्यों के संविधान के संबंध में केवल इतना कहा गया है कि राज्यों का संविधान संघीय संविधान के अनुकूल ही होना चाहिए, वहां स्विस संघ की इकाइयों के संबंध में निम्नलिखित 3 निश्चित शर्तें रखी गई हैं। प्रथम, भारतीय संविधान के प्रतिकूल कोई उपबंध नहीं हो। द्वितीय, शासन की गणतंत्रीय प्रणाली को अपनाते हुए जनता को राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग का अवसर दिया जाए। तृतीय, संविधान जनता द्वारा स्वीकृत और उसकी इच्छा अनुसार संशोधन योग्य होना चाहिए। इस प्रकार अमेरिकी संघ के राज्यों की तुलना में स्विस कैंटनों पर अधिक नियंत्रण है। तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय विषयों का प्रबंध समय संघीय शासन के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन स्विस संघ में अनेक संघीय विषयों का प्रबंध कैंटनों की सरकारों द्वारा ही किया जाता है। 4, अमेरिकी संघ के संविधान और स्विस संघ के संविधान, इन दोनों संविधानों के संशोधन की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण अंतर है। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत संघ की इकाइयों को न केवल संशोधन की पुष्टि वरन संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार भी दिया गया है, लेकिन स्विस संविधान के अंतर्गत इकाइयों को संशोधन की पुष्टि के संबंध में ही अधिकार प्रदान किया गया है, संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त स्विस संविधान में जनता को संवैधानिक संशोधन के विषय में अधिकार दिया गया है, लेकिन अमेरिकी संविधान के अंतर्गत जनता को संवैधानिक संशोधन के विषय में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। 5वां, स्विस संघ के अंतर्गत संघ की इकाइयों को कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो अधिकार न तो अमेरिकी संघ की इकाइयों को प्राप्त हैं और न ही सामान्यतया संघ की इकाइयों को प्राप्त होते हैं। कैंटनों को अपने निकटवर्ती राज्यों से संधियां करने का अधिकार व सीमित रूप में सेना रखने का अधिकार ऐसे ही अधिकार हैं। 6, संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका को सर्वोच्चता की स्थिति प्राप्त होती है और उसके द्वारा संघ और इकाइयों की सरकारों दोनों के ही संबंध में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अमेरिकी संघ के अंतर्गत ऐसा ही है, लेकिन स्विस संघ में संघीय न्यायपालिका को केवल कैंटनों की सरकारों के संबंध में ही यह शक्ति प्राप्त है, संघीय सरकार के संबंध में यह शक्ति प्राप्त नहीं है। 7वां, स्विस संघ के अंतर्गत संघीय न्यायपालिका के ढांचे में एक ही न्यायालय संघीय न्यायालय है, कोई अधीनस्थ संघीय न्यायालय नहीं है, लेकिन अमेरिकी संघ में संघीय न्यायपालिका का त्रिस्तरीय ढांचा है। सबसे उच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे अपीलीय न्यायालय हैं और सबसे नीचे जिला न्यायालय हैं। उपयुक्त अंतर संघात्मक व्यवस्था से संबंधित है। इन दोनों संविधानों में अन्य बातों के संबंध में अनेक प्रमुख भेद है, जैसे अमेरिकी शासन व्यवस्था शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन स्विस संविधान में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। अमेरिका में एकल कार्यपालिका है, लेकिन स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है।